पाकिस्तान की एक ऐसी जेल जहां से निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था। ये वो जेल थी जहां जाने के बाद कैदियों के सामने बस एक ही ऑप्शन होता था, या तो टूटो या तो मर जाओ। यहाँ ऊंची ऊंची दीवारें थीं, कटीली तारें थीं और गार्ड्स ऐसे थे जिन्हें कैदियों को बाहर देखते ही गोली मारने की आज्ञा थी। पर इस जेल से भारतीय वायुसेना के 3 ऐसे जाबाज पायलट्स थे जो फुर हो गए। आज की हमारी कहानी उन्हीं 3 पायलट्स के बारे में है। नमस्कार, मैं हूं श्रुति दीक्षित और द अर्बन कहानीकार में इस हफ्ते हम आपको रियल सर्वाइवल स्टोरीज बताने जा रहे हैं। और आज की कहानी के नायक हैं भारतीय वायुसेना के लेजेंड पायलट दिलीप पारुलेकर। 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध शुरू हुआ तो भारतीय वायुसेना को ऐसे पायलट्स की जरूरत थी जो अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन की सेना से मुकाबला कर सकें, क्योंकि कई पायलट्स को दुश्मनी इलाकों में जाकर गोलीबारी करनी थी और वहां की जो मशीनरी थी उसका सामना करना था। अब इसके लिए फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप कमलाकर पारुलेकर ने खुद जाकर कहा कि मुझे मिशन दीजिए। फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिलीप पारुलेकर को एक ऐसा पायलट माना जाता है जो कभी पीछे नहीं हटे। जब उन्होंने ऑपरेशन के लिए खुद ही जाकर वॉलंटियर किया तो उन्हें सबसे पहले 26 स्क्वाड्रन के साथ सुखोई 7 फाइटर जेट सौंपा गया। अपने पहले ही मिशन में दिलीप ने भयानक ग्राउंड फायरिंग का मुकाबला किया। बहुत देर तक वो डटे रहे, लेकिन उसके बाद वो इंजर्ड हो गए और उन्होंने रेडियो पे कहा कि मैं इंजर्ड हूँ और मेरा दायां हाथ काम करना बंद कर चुका है। तब उन्हें कहा गया कि आप डिसंगेज करो और इजेक्ट कर लो। फिर भी उन्होंने एक हाथ से प्लेन को सही दिशा में मोड़ा और उन्होंने सेफली जो लैंडिंग थी वो अपना इंडिया के साइड पे की। लेकिन एक और मिशन था, 10 दिसंबर 1971 का मिशन, जहां वो फिर से सुखोई फाइटर जेट लेके उड़े थे। उस सुखोई फाइटर जेट का जो टेल विंग था उसमें नंबर था 777। वो जब गए, उन्हें जो पाकिस्तानी एरिया था उसके पास जो एयरगन थी उससे निशाना बनाना था। पर वो इतनी तेज गोलीबारी कर रही थी कि एक गोली प्लेन के विंग को चीरती हुई निकल गई और इससे उनका प्लेन जो है वो नोज डाइव करने लगा, सीधे नीचे आने लगा। उस पॉइंट पे दिलीप के पास और कोई ऑप्शन नहीं था इजेक्ट करने के अलावा। दिलीप ने इजेक्ट किया, लेकिन वो इस बार पाकिस्तानी साइड में गिरे। जब वो गिरे तब वहाँ बहुत सारे लोकल लोग आ गए थे और उन्होंने देखा कि एक इंडियन एयरफोर्स का पायलट है जो नीचे गिर गया है। वो ऑलरेडी जख्मी हो चुके थे, लेकिन फिर भी वहाँ के स्थानीय लोगों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। उन्हें इतना मारा गया था कि वो लगभग बेहोश हो गए थे। लेकिन तभी पाकिस्तानी आर्म फोर्सेस के लोग आ गए थे। वो आए और उन्होंने स्थानीय लोगों से कहा कि ये हमें जिंदा चाहिए। और इसके बाद दिलीप को पाकिस्तानी जेल में ले जाया गया। जब उन्हें होश आया तब वो एक्चुअली रावलपिंडी की उस जेल में थे। जब दिलीप को पाकिस्तानी जेल पे रखा गया तो उनके ऊपर टॉर्चर शुरू हुआ और उनसे एक ही सवाल पूछा जाता था कि आदमपुर एयरबेस का नक्शा दो। और यहाँ दिलीप पारुलेकर ने बहुत टॉर्चर सहा और फिर भी नक्शा नहीं बनाया। लेकिन एक दिन उन्होंने एक गलत नक्शा, यानी आदमपुर का नहीं, मुंबई एयरपोर्ट का नक्शा बना के पाकिस्तानी अधिकारियों को दे दिया। अब जब पाकिस्तानी अधिकारियों को ये पता चला कि एक्चुअली दिलीप ने जो नक्शा बनाया वो गलत है, तो उन्होंने उसे सजा दी। उन्होंने कहा कि दिलीप को रात भर खड़े रहना है। अगर वो बैठे या लेटे तो उन्हें गोली मार दी जाएगी। दिलीप पे नजर रखने के लिए गार्ड को भी नियुक्त किया गया और उसका सिर्फ एक ही काम था कि वो ये देखे कि कहीं दिलीप लेट तो नहीं रहे और बैठ तो नहीं रहे। पर वो गार्ड जो था वो थोड़ा सा रहमदिल था। जब उन्होंने देखा कि दिलीप की हालत बहुत खराब हो रही है, उन्हें ऑलरेडी बहुत टॉर्चर किया जा चुका है और रात भर खड़े रहे तो वो बच नहीं पाएंगे, तो उन्होंने दिलीप से कहा कि एक काम करो, तुम लेट जाओ और जब कोई आएगा तो मैं खांस दूंगा, तब उठ जाना। तो दिलीप ने ऐसा ही किया। कई रातें इसी तरह से निकली और दिलीप जिंदा बचे रहे। फिर कुछ दिनों बाद उन्हें अपने साथी पायलट्स के साथ जेल में बंद किया गया। यही था टर्निंग पॉइंट। ये पहली बार था जब कैप्चर होने के बाद से दिलीप को भारतीय वायुसेना के अन्य पायलट से बात करने का मौका मिला था जो उसी जेल में बंद थे।
अब रावलपिंडी के जिस पीओडब्ल्यू कैंप में दिलीप को रखा गया था, यहाँ उन्हें मिले थे फ्लाइट लेफ्टिनेंट एम.एस. ग्रीवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट हरीश सिंह जी। इनके अलावा 9 अन्य भारतीय पायलट भी थे जो अलग-अलग सेल में थे, लेकिन दिन में इन सभी को एक साथ बात करने की इजाज़त थी। यहाँ इस कैंप में इन्हें मिले थे पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन, जो कैंप के कमांडिंग ऑफिसर थे। उस्मान अमीन का एक नियम था कि वो इंडियन एयरफोर्स के जो पायलट्स थे, उन्हें दुश्मन नहीं इंसान समझते थे। वो उन्हें पढ़ने के लिए कुछ किताबें दे दिया करते थे, कुछ म्यूज़िक सीडीज़, कैसेट्स दे दिया करते थे जिससे वो सुन सकें, और वो बॉलीवुड की बातें भी करते थे दिलीप परुलेकर से। और दिलीप परुलेकर ने इंडिया आने के बाद जो अपने इस पूरे किस्से को बताया है, उसमें पाकिस्तानी स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन के बारे में भी बताया है कि वो कितने नेक दिल इंसान थे और उनकी वजह से ही इन लोगों की जान भी बच पाई थी। अब उस्मान अमीन ने दिलीप को मैगज़ीन्स, किताबें और कुछ कैसेट्स के साथ-साथ एटलस का एक मैप भी दिया था। एटलस से निकला हुआ एक मैप, जिसमें पाकिस्तान का और उसके आसपास के बॉर्डर्स का नक्शा था। यही मैप था जो आगे चलकर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला था। यही मैप था जिसकी वजह से दिलीप पारुलेकर ने भागने की प्लानिंग की थी। इसी बीच जेल में क्रिसमस सेलिब्रेशन हुआ, और क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान एक भारतीय वायुसेना के पायलट को ये पता चल गया कि पाकिस्तानी सेना ने ढाका में सरेंडर कर दिया है। खुशियां मनाई गईं और भारतीय वायुसेना के जो पायलट्स थे उन्होंने भारत माता की जय कहा। लेकिन दिलीप खुश नहीं थे, क्योंकि दिलीप को पता था कि अभी भी घर जाने की जो उनकी दौड़ है बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि जंग में गिरफ्तार किए हुए कैदियों को इतनी जल्दी नहीं छोड़ा जाता और इतनी जल्दी उनकी अदला बदली नहीं होती है। दिलीप ने एक प्लान बनाना शुरू किया। जो नक्शा उनके पास था, उसके ज़रिए उन्होंने भागने की प्लानिंग की। अब दिलीप को पता था कि अगर ये लोग पकड़े जाते हैं तो मौत निश्चित है, इसीलिए उन्होंने भारतीय वायुसेना के सभी पायलट से पूछा कि क्या तुम लोग मेरे साथ भागने के लिए तैयार हो? बाकी सबने मना कर दिया, लेकिन 2 पायलट्स एम.एस. ग्रीवाल और हरीश सिंघवी ने हाँ कर दी। हालाँकि इनका साथ एक और भारतीय पायलट ने दिया था, लेकिन उसने कहा कि मैं बस तुम लोगों का साथ दूँगा, लेकिन मैं भागूँगा नहीं यहाँ से। और इन लोगों ने सबने एक प्लान बनाना शुरू किया। ये प्लान था कि हम धीरे-धीरे जेल के दीवार में सुरंग बनाएँगे। ये सुरंग बनाई जानी थी सेल नंबर 4 में, जो बाहरी दुनिया के सबसे ज़्यादा करीब थी। यानी कि अगर वो सेल नंबर 4 की दीवार में सुरंग बनाते, तो वो सबसे करीबी बाउंड्री वॉल के पास निकलते, और उसके बाद उन्हें एक कटीली तारों वाली दीवार को क्रॉस करना था, जिसके बाद वो आसानी से बाहर की दुनिया में जा सकते थे। अब ये प्लान सुनने में बड़ा आसान लग रहा था, लेकिन असल मायने में ये प्लान इतना आसान था नहीं। इन तीनों को पैसे, कुछ ज़रूरी सामान और भेष बदलने के लिए कपड़े वगैरह सब इकट्ठा करने थे। जिनीवा कन्वेंशन के कारण हर कैदी को महीने में ₹57 मिलते थे। तो इन तीनों ने अपने पास पैसे इकट्ठा करना शुरू किए और प्लानिंग शुरू की। इन तीनों ने इतने पैसे पैसे इकट्ठा किए कि कुछ कंडेंस मिल्क और ड्राई फ्रूट वगैरह रखे जा सके, ताकि वो जब भागें तब उनके पास खाने के लिए कुछ हो। अब सिर्फ खाने पे तो पैसा नहीं खर्चा किया जा सकता था, इन्हें बाकी चीज़ें भी चाहिए थी। तो इन्हें जो कुछ भी मिला, जैसे बेल्ट मिली या पैराशूट के फटे हुए कपड़े मिले या फिर पर्दे मिले, तो उससे इन्होंने बैग्स बनाना शुरू किए। इसी के साथ जो एंटी ग्रेविटी सूट्स होते हैं पायलट के, जिनमें जी सूट कहा जाता है, उनके ब्लैडर के हिस्से को कट करके पानी की थैली बनाई गई जिसमें पानी रखा जा सके। और जो सुइयाँ ये लोग इस्तेमाल कर रहे थे अलग-अलग चीज़ों में, उन सुइयों को रखा गया और ट्रांजिस्टर की बैटरी को भी लिया गया, जिससे इन्होंने कंपास बनाया, ताकि ये पता लगा सके कि कौन-सी दिशा में जाना है। अब इनका ये प्लान था कि हम अगर सीधे पाकिस्तान और भारत की बॉर्डर पे जाते हैं तो हम पकड़े जाएँगे, हमें जेल हो जाएगी या हमें वापस से मार दिया जाएगा। तो हमें अगर सुरक्षित भारत पहुंचना है तो अफगानिस्तान के जरिए जाना सबसे आसान होगा। हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर को क्रॉस करेंगे और उसके बाद वहां से अफगानिस्तान के जरिए हम भारत पहुंचेंगे। अब बाकी सब कुछ तो हो गया था, इनके खाने का इंतजाम हो गया था, एक कंपास मिल गया था, इनके पास एक नक्शा था जिससे ये लोग आगे चीजों को देखते और समझते। लेकिन अभी भी इन्हें भेस बदलना था। अगर ये लोग जो कपड़े पहने थे उन्हीं कपड़ों में बाहर जाते तो पकड़े जाते। इन्हें चाहिए थे पठानी सूट। यहाँ इन तीनों की किस्मत पलटी। रेड क्रॉस एजेंट्स ने कपड़े और चिट्ठियां वगैरह पाकिस्तानी जेल में कैद
आईएएफ पायलट्स के लिए भेजना शुरू किया, जो उनके घरों से आई थी। और यहीं दिलीप परुलेकर, एमएस ग्रीवाल और हरीश सिंह जी को मिले कुछ कपड़े। उन्हीं कपड़ों की मदद से कुछ ठीक ठाक दिखने वाले पठानी सूट बनवाए गए। अब इन लोगों ने जो है दीवार में छेद करना शुरू किया। इन तीनों ने जेल में अपने सभी साथियों से साथ मिलकर सांठगांठ करके और पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ अच्छे व्यवहार करके एक साथ सेल नंबर 4 में रहने के लिए हामी भरवा ली थी। इनके साथ वो एक और पायलट था जो इनकी मदद कर रहा था। अब ये लोग क्या करते थे कि रात रात में चम्मच और खुरपी और जो भी इन्हें औजार मिले थे उनके जरिए जो दीवार का हिस्सा था वो बिस्तर के नीचे से खोदना शुरू करते थे। और ये लोग दिन भर में बस इतना ही खोदते थे जिससे किसी को भी शक ना हो। और उसके बाद ये लोग मिट्टी निकाल कर और ईंटों को वापस वैसे ही लगा देते थे। इन्होंने कई दिनों तक ये दीवार खोदी थी, लेकिन इन्होंने जानबूझकर जो सबसे बाहरी प्लास्टर वाली दीवार थी उसे नहीं खोदा था, क्योंकि अगर उसे खोद देते तो सब लोगों को पता चल जाता। तो इन लोगों ने उसे सबसे आखिरी दिन के लिए, जिस दिन इन लोगों को भागना था, उस दिन के लिए बचा कर रखा था। अब इन्हें चाहिए था एक मौका, और मौका था 13 अगस्त। 14 अगस्त को पाकिस्तानी इंडिपेंडेंस डे होता है और 13 अगस्त को एक जोरदार तूफान आएगा, मतलब इतना ज्यादा कि बारिश और हवा कहे कि अब हम रुकेंगे नहीं। और उस समय इन तीनों ने सही मौका देखा। रात में जब सब सो गए, तब इन लोगों ने बिस्तर के नीचे वाले उस छेद की सबसे आखिरी परत को तोड़ दिया, और वो छेद लगभग इतना ही बड़ा था कि एक इंसान एक वक्त पर वहां से जा सके। किसी तरह से खिसक खिसक कर अपने साथ लिए सामान को लेकर ये लोग आगे बढ़े। अब इन्होंने कपड़ों की रस्सी पहले ही बना रखी थी, जो उस दीवार को फांदने के काम आती। आसपास के गार्ड्स भी शेल्टर लिए हुए थे, क्योंकि वो इतने तूफान में बाहर नहीं रह सकते थे, और इसीलिए यही सही मौका था। तो दिलीप पारुलेकर ने रस्सी को कटीली वायर में लगाया और तीनों ने चढ़ना शुरू किया। किसी तरह से बमुश्किल वो लोग उस दीवार को फांद गए। अब वो लोग खुली दुनिया में थे। रात का अंधेरा था और अभी तक किसी को भी नहीं पता चला था कि जेल से 3 एयरफोर्स पायलट जा चुके हैं। इनकी किस्मत ने एक बार फिर साथ दिया और इन्हें पेशावर जाने वाली बस मिल गई। ये लोग उस बस में चढ़े और पेशावर चले गए। अब जितना भी छोटा मोटा पैसा इनके पास था और जितनी भी चीज़ें इनके पास थी, उनके बेसिस पे इन्हें अपना आगे का प्लान पूरा करना था। अब पेशावर की बस में तो चढ़ गए थे, लेकिन इन्हें बाकी चीजें भी करनी थी। पेशावर पहुंचने के आगे भी बहुत रास्ता था। इन लोगों ने अपने नकली नाम वगैरह तो बना ही रखे थे, और इन लोगों ने ये स्टोरी बनाई थी कि हम टूरिस्ट हैं और खैबर में एक ट्रैक पे जा रहे हैं। लेकिन पेशावर से उतरने के बाद ये एक टांगे पे चढ़े, और वो टांगे वाला जो था वो बहुत सारे सवाल कर रहा था कि तुम लोग कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो। तो इन लोगों ने सोचा कि इस टांगे को छोड़कर हम पैदल ही चलते हैं, और उन्होंने टांगे वाले को बोला कि तुम रुको, हम पैदल ही जाएंगे। अब ये लोग जिस जगह जा रहे थे वहां से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर थे, यानी अफगानिस्तान बॉर्डर से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर। तब इन्हें लगा कि हम रास्ता भटक चुके हैं। तब दिलीप परुलेकर ने वहां के एक स्थानीय बंदे से पूछा कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन कहाँ है। अब वो बंदा चौंक गया, क्योंकि जो बात इन तीनों को नहीं पता थी वो ये थी कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन जो था वो 1932 में ही बंद हो चुका था। जो नक्शा इन्हें मिला था उसमें तो ये था कि लंडी खाना रेलवे स्टेशन के जरिए लोग अफगानिस्तान बॉर्डर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन जब वो रेलवे स्टेशन बंद हो चुका है और वहां के स्थानीय इंसान से आप ये पूछ चुके हैं कि ये रेलवे स्टेशन कैसे पहुंचते हैं, तो उसके दिमाग में शक आ गया। उसने इन लोगों से सवाल करना शुरू किया। तो इन लोगों ने कहा कि हम तो पाकिस्तानी वायुसेना के पायलट हैं, और दिलीप परुलेकर ने बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आके बोला कि ऐसा है, आप स्क्वाड्रन लीडर उस्मान अमीन से बात कर लीजिए, वो बता देंगे कि हम कौन है। तो वो जो लोकल रेसिडेंट था वो इन तीनों को तहसीलदार के पास लेके गया। तहसीलदार को भी शक हुआ और उसने वाकई उस्मान अमीन को फोन लगा दिया। तब तक पाकिस्तान की उस जेल में सबको पता चल चुका था कि ये तीनों भाग चुके हैं, और जो कैदी, जो भारतीय वायुसेना का पायलट इनकी मदद कर रहा था, उसे मारने के आदेश भी दे दिए गए थे, लेकिन जैसे ही कॉल गया वैसे ही उसे मारने से भी रोक दिया गया। ये भी किस्मत थी कि उस समय वो कॉल गया, वरना वो भारतीय पायलट भी अपनी जान गंवा देता। अब उस्मान अमीन समझ गए कि ये कौन है। उन्होंने तहसीलदार से कहा कि आप इन्हें
जेल में रखें और हम आकर इन्हें ले जाएंगे। यही एक चीज़ थी जो उस्मान अमीन ने इन तीनों की जान बचा ली थी। अगर उस्मान अमीन उस समय कहते कि नहीं ये तो दुश्मन के पायलट हैं, तो उन्हें वहीं मार दिया जाता। पर उस्मान अमीन ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने ये आदेश दिया कि आप इन्हें जेल में रखिए और हम आके ले जाएंगे। और और इस तरह से ये तीनों अपनी मंजिल से सिर्फ 8 किलोमीटर दूर वापस पकड़े गए और इन्हें वापस उसी जेल में ले जाया गया। जब ये लोग वापस रावलपिंडी के कैंप में गए तो वहां के जो कमांडेंट थे वाहिदुद्दीन, वो बहुत गुस्सा हुए। तब तक अमीन का ट्रांसफर हो चुका था। इन तीनों को 30 दिनों के लिए सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया। कुछ दिनों बाद उनका भी ट्रांसफर करके उन्हें फैसलाबाद जेल में डाल दिया गया। और इसके बाद आया वो फैसला जिन्होंने इन तीनों को वापस घर पहुंचाया। नवंबर 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच में संधि हुई और जुल्फिकार अली भुट्टो ने ऐलान किया कि पाकिस्तानी जेलों में बंद भारतीय कैदियों को वापस भेजा जाएगा। 1 दिसंबर 1972 को वाघा बॉर्डर पे सभी पायलट्स वापस आए और उनका भारतीयों ने तहे दिल से स्वागत किया। उन्हें वो जश्न दिया गया जिसके वो हकदार थे। इसके बाद दिलीप पारुलेकर ने अपनी कहानी सभी को बताई। किस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरह से ये लोग उस समय अगस्त में ही वापस आ जाते, लेकिन इन्हें कुछ महीने और पाकिस्तानी जेल में काटने पड़े क्योंकि इनकी एक गलती की वजह से ये लोग वहां पकड़े गए थे। ये थी हमारे भारतीय सेना के इतिहास की एक बहुत ही रोचक कहानी। क्या आपको दिलीप पारुलेकर, एम.एस. ग्रीवाल और हरीश सिंह जी की ये कहानी पता थी? अगर हाँ तो कमेंट कीजिए। और आपको ये इस हफ्ते की सर्वाइवल स्टोरीज कैसी लग रही हैं वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं ऐसी ही सीरीज और लेके आऊँ। आपको क्या ज़्यादा पसंद है, मेरी फिक्शन स्टोरीज या ये रियल स्टोरीज जो मैं बता रही हूँ? वो भी मुझे बताइए। मैं फिर आऊँगी एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।